आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 लखनऊ कवर स्टोरी में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। लखनऊ अपने अदब, अवधी कुजीन, खान पान, उर्दू जुबान और लखनऊ की शाम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और इसके अलावा लखनऊ अपनी नवाबियत के लिए भी मशहूर है। नवाबियत यानी नवाबी लाइफ स्टाइल। और इसी को जानने के लिए आज हम निकले हैं लखनऊ के लिए, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे लखनऊ के नवाबी खानदान से ताल्लुक रखने वाले नवाब मीर जाफर अब्दुल्ला से। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हम गुजर रहे हैं गोमती पर बने पक्के पुल से। आप सामने देख सकते हैं टीला अली मस्जिद। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं रूमी गेट की तरफ। इसके बाईं तरफ आप देख सकते हैं बड़ा इमाम बाड़ा है और सामने आपको रूमी गेट दिख रहा है। इस वक्त हम रूमी गेट से आगे बढ़ रहे हैं। रूमी गेट की तरफ बढ़ते हुए हम आगे जा रहे हैं। रूमी गेट से उस पार निकलते ही हमें क्लॉक टावर दिखाई देता है। इस क्लॉक टावर से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और शीश महल की तरफ, जहां पर नवाब मीर जाफर अब्दुल्ला का दौलत खाना है, उस तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम उनके दौलत खाने पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के हुसैनाबाद में। हुसैनाबाद जो कि अपनी तारीख के लिए भी मशहूर है और यहाँ की जो नवाबों के वक्त में बनाई गई इमारतें हैं, चाहे वो बड़ा इमाम बाड़ा हो या रूमी गेट हो या छोटा इमाम बाड़ा हो या यहाँ का जो शाही तालाब है या क्लॉक टावर है, इस तरह की बहुत सी इमारतें इसी एरिए में हैं। और इस वक्त हम आए हुए हैं लखनऊ की शाही फैमिली, नवाब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब नवाब मीर जाफ़र अब्दुल्ला साहब के शीश महल मोहल्ले में। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। हेडलाइंस 24 में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है तो हमेशा गंगा जमनी तहजीब की भी बात होती है। तो गंगा जमनी तहजीब को हिंदू मुस्लिम एकता की तौर पर देखा जाता है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, ये किस तरह से, क्योंकि गंगा भी हिंदुस्तान की है और जमुना भी हिंदुस्तान की है, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस लफ्ज का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? गंगा जमनी तहजीब जो है, असल में आपने देखा कि जब यहाँ पर मुगल्स आए जी, तो वो भी ईरानी नस्ल के थे जी, और ख़ास तौर से नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क, वो भी 7वें इमाम की औलाद में थे। 1722 में वो अवध के सूबे के सूबेदार बन के आए और फिर यहाँ से सिलसिला नवाबीन अवध और शाहान अवध का शुरू हुआ। गंगा जमनी तहजीब जो है, उसका मफहूम जो है वो ईरान का गुलाब और हिंदुस्तान का कमल और उसकी खुशबुओं का मजमुआ है। यानी हर अच्छी बात एक दूसरे से, गंगा चूँकि एक पवित्र नदी है जिसमें गंगा स्नान होता है, और जमुना जो कि आगरे में बादशाहों की एक सल्तनत थी, मुगलों की, वहाँ से बहती है। तो इस तरह से ये हिंदू और मुस्लिम अमालगमेशन ऑफ कल्चर्स को ये गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। और ख़ास तौर से ईरान का कल्चर और हिंदुस्तान का कल्चर जो एक दूसरे से सीखा, अपनाया और जिया, वो हमारी गंगा जमनी तहजीब है। शाम अवध जैसे सुबह बनारस है, वैसे ही शाम अवध काफ़ी मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है। और इसका सिलसिला बताते हैं कि नवाबों ने शुरू किया था, नवाबों के वक्त से काफ़ी मशहूर है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, सुबह बनारस, शबे मालवा जी और शाम अवध, इसके दो सिलसिले हैं। एक तो जो परिक्रमा होती थी जी अयोध्या में, जी, वो लखनऊ में आके ख़त्म होती थी, वो शाम अवध कहलाती थी। दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ की रंगीनियाँ थीं, जो यहाँ का चौक का बाज़ार था, जब आप गोल दरवाजे से दाखिल होते थे तो उस ज़माने में रौसा जो थे, जो ज़र बर्क़ कपड़ों में इत्र से मुअत्तर, वो दिल बहलाने के लिए आया करते थे। यहाँ के ऊपर एक से एक पहुँची हुई तवाइफें थीं, उनके कोठे थे। उस ज़माने की जो तवाइफें थीं वो ज़ाहिर है कि बहुत ही हुनरमंद हुआ करती थीं
तहजीब याफ्ता होती थी, नशिस्त बर्खास्त के उनके अंदाज जो होते थे, गुफ्तगू के अंदाज जो होते थे, मेहमान नवाजी जो होती थी, जो उनकी तहजीब होती थी, तो वो रजवाड़े जिनका ताल्लुक़ लखनऊ से नहीं था और क़ुर्ब जवार में थे, वो अपने बच्चों तक को कोठों पर तालीम की नज़र से भेजा करते थे, अदब सीखने के लिए, अदब और तहजीब सीखने के लिए। तो ये जब आप दाखिल होते थे गोल दरवाजे से, तो वो हारमोनियम का लहरा, तबले की थाप, घुंघरू की झनकार और वो सुरीली आवाज़ों में, और जो वहाँ के बाजार सजे हुए होते थे, वो गजरे बिक रहे हैं और हार बिक रहे हैं और इत्र बिक रहे हैं और काबरदार हैं और आबदार हैं, और इतना साफ और शफाफ सजा हुआ बाजार होता था कि वो शाम को तो एक समा होता था जिसको वो शाम अवध भी कहा जाता है। और वो रंगीनियाँ जो होती थी उस ज़माने की मुहज़्ज़ब अंदाज में और जो क्लासिकल स्टाइल में होती थी और एथनिक होती थी, वो शाम अवध है। तो जब नवाब लोग अपने महल से निकल के जाते थे तो सवारी कौन सी होती थी वहां पर शाम अवध में जाने उस ज़माने में तो बहुत से ऐसे थे कि जो अपने घोड़ों के ऊपर, कोई फिनास के ऊपर, कोई टमटम पर, कोई फिटन पर, कार्स वगैरह भी उस ज़माने में आ गई थी, लेकिन यह है कि ज़्यादातर जो सवारियां थी उनकी चौपहले थे, फिटन थी, टमटम थी, बग्घी थी या घोड़ा था। इस तरह की सवारियों से वो आते थे, वो सब आरास्ता होके आते थे। जी, लखनऊ में ज्यादातर मनाई जाती है बड़ा मंगल। तो इसकी शुरुआत ये कहा जाता है कि नवाबों ने की थी, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बड़ा मंगल जो मनाया जाता है वो ऐसा हुआ था कि बहू बेगम साहिबा, जो कि नवाब आसिफउद्दौला की वालिदा थी जी, और अवध के तीसरे नवाब नवाब शुजाउद्दौला की बेगम थी, तो उन्होंने फैजाबाद में ख्वाब देखा कि एक मकाम के ऊपर एक मूरत दफन है और वो फरियाद कर रही है कि हमें आज़ाद करो, फला सिमत में लेके चलो। अच्छा, 3 रात ये ख्वाब आया, तो उन्होंने अपने एहलकारों से उनको हुक्म दिया कि फला जगह पर खुदाई करके देखो। उसमें से हनुमान जी की मूरत निकली। अच्छा, अब इनका ख्वाब सच हो गया। अब उन्होंने एक इशारा किया था कि हमें फला सिमत में लेके चलो, आज़ाद करो और फला सिमत में लेके चलो। तो सिमत जो थी वो लखनऊ की थी। तो बहरहाल एक हाथी नहलाया धुलाया गया, गोता तहारत हुई, उसके ऊपर खौदा रखा गया, हनुमान जी की मूरत रखी गई और एक काफिला जो था वो फैजाबाद से इस डायरेक्शन में रवाना हुआ। यहाँ पर हनुमान जी का जो अलीगंज का पुराना मंदिर है जी, वहाँ पर हाथी आके ठहर गया। लोग समझे कि शायद थक गया है। दूसरा हाथी तैयार किया गया, वो आ गया। लोगों ने कहा कि शायद बिगड़ गया है, क्या बात है, वो आगे नहीं बढ़ता जी। तीसरा हाथी तैयार किया गया, वो वहीं पर बैठ गया। यह ख्यास किया गया कि शायद अब ये मकाम आ गया है जो इंडिकेटेड है। तो बेगम साहिबा को वो पैगाम भेजा गया, तशरीफ लाई और उन्होंने इसका संगे बुनियाद रखा। फिर नवाब शुजाउद्दौला की जो दूसरी बेगम थी छतर कमर जी, जो कि नवाब सादत अली खां की वालिदा थी, उन्होंने इस मंदिर की तामीर करवाई और जागीरें मंदिर के नाम लिखी तो उसकी आमदनी से इसके अखराजात उठाए जाएं। उस जमाने में जो श्रद्धालु आते थे हनुमान जी के लिए, लाल लंगोटी वाले कहलाते थे, वो पैकर्मा करते हुए आते थे, तो उनके लिए उन्होंने सबील का इंतजाम किया। उनके लिए पानी है, शरबत है, सब्जी है, तरकारी है, पूरी है, मिठास है। तो हनुमान जी का दिन जो है वो मंगल का होता है, तो वो बड़ा मंगल मनाया जाने लगा। तो वो एक ट्रेडिशन हो गया क्योंकि बेगम ने कायम किया था। यही एक वो मंदिर है जिसके कलश के ऊपर चांद तारा है जी, जो कि एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का एक बेहतरीन नमूना है जी। मशहूर है पूरी दुनिया में लखनऊ की ज़ुबान, लखनऊ और लखनऊ नवाबों की शान और शौकत, यहाँ की तहजीब और नज़ाकत और नफासत
और ये भी सुनने में आता है जब नवाब लोग अपने महलों से निकल के जाते थे तो शाम को भी वो अम्ब्रेला छाता लगा के चलते थे, और यहाँ के जो कोठे थे, तो इसके बारे में नजाकत, नफासत और नवाबों की शान और शौकत जो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। जाहिर है कि मुगल जब कमज़ोर हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चारों तरफ छाने लगी और अवध में भी रेजिडेंट आ गया, लेकिन अवध जो था वो इंडिपेंडेंट था जी। ये काफ़ी अपने उरूज पर था क्योंकि यहाँ जंगें नहीं हो रही थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 के बाद 1857 ही हुआ था जी। तो 1857 के दरमियान जाहिर है कि बहुत पीसफुल और अवध एक बहुत ही जरखेज इलाका था, बहुत ही स्पिरिचुअल इलाका था, यहाँ का रेवेन्यू भी बहुत अच्छा था और दौलत भी काफ़ी थी। और जाहिर है कि इनके मिजाज जो थे नवाबीन अवध के और बेगमात के और शाहन अवध के वो बड़े नफीस थे। तो नवाब आसफउद्दौला ने जब अपना कैपिटल 1775 में शिफ्ट किया है तो लखनऊ उस ज़माने में इतना तरक्की पर नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि इस शहर को ऐसा नफीस बनाया जाए कि इसकी मिसाल ना हो। तो उस ज़माने में जो मुगलिया दौर में दिल्ली में जो आर्टिस्ट और आर्टिजन्स थे वो जाहिर है कि परेशान थे कि अब उनको पेट्रनाइज कौन करेगा। तो नवाब आसफउद्दौला बहादुर ने उनको दावतनामे भेजे और उनसे कहा कि आप हमारे लखनऊ तशरीफ लाइए और हम आपकी, आपके अहले ख़ानदान की और आपके हुनर और फ़न की किफ़ालत करेंगे, पूरी तरह से उसको पेट्रनाइज करेंगे। खिंच खिंच के लोग यहाँ के ऊपर माहिरीन फ़नून लतीफ़ा आने लगे, लखनऊ तरक्की करने लगा। मिजाज में चूँकि नफासत थी, नज़ाकत थी, हर चीज़ जो थी वो मौजू होना चाहिए थी, तो इसलिए यहाँ के मिजाज में आवाम के भी जैसे बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे लीडर्स होते हैं, उनके जैसे क़रबा होते हैं, वैसे ही रियाया भी होती है। तो पूरा शहर जो था वो बहुत ही नफीस और नफासत और नज़ाकत का रहा। और यहाँ के ऊपर एक खूबी ये रही कि आब व गिल में यहाँ पर हमेशा से हुनर और इल्म रहा। तो अब उर्दू ज़बान ही को आप ले लीजिए, दक्कन में पैदा हुई, दिल्ली में जवान हुई, लखनऊ में इस पर शबाब आया जी। यहाँ ये दुल्हन बनी जी। और जो दुल्हन के जेवरात होते हैं, ज़बान के जो खूबियाँ होती हैं, यहाँ उसमें चाशनी है, लज्जत है, शीरीनी है, लोच है, जुमानी है, यहाँ तक के मंजर निगारी है, फप्तियाँ हैं और सब कुछ है, वो लखनऊ ने अता की जी। तो ये अपने हर मौजू में अपने एक मकाम हासिल किया और बहुत ही इल्म और हुनर का ये शहर हुआ जी। और इसी वजह से यहाँ की तहजीब जो है, आदाब व तस्लीमात जो है, वो दुनिया भर में राइज हुआ। क्योंकि ये तहजीब है क्या? तहजीब जो है दो अल्फाज का मजमुआ है जी। तह फारसी का है यानी विच इज अंडर और बिलो जी, और जीब जो है ये संस्कृत का है। तो जो जीब के तय में है, जो आपके ज़बान के तय में है, जो आपकी गुफ्तगू है जी, वो आपकी तहजीब है। आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं, कब नहीं बोलते हैं, इससे कैसे गुफ्तगू करना चाहिए, उससे आपका एक मेयार, ख़ानदान, स्टेटस, इल्मी हैसियत सब कुछ पता चलता है। तो ये तहजीब और जहाँ तक आदाब और तस्लीमात का ताल्लुक़ है जी, नवाब वाजिद अली शाह ने एक सेकुलर कॉमन कोड ऑफ सैल्यूटेशन दिया जो कि एक इनटैंजिबल हेरिटेज है। उन्होंने उस ज़माने में जैसे अगर मुसलमान हैं उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, उनका वालेकुम अस्सलाम, उनका नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, ये भी एक सेकुलर कॉमन, ये भी एक कॉमन कोड है सैल्यूटेशन का। नवाब वाजिद अली शाह ने, क्योंकि वो इतने सेकुलर थे, उन्होंने इंसान को मजहब से जुदा किया और अदब से जोड़ा। और अदब का मजमुआ जो है प्लूरल, वो है आदाब, यानी रिस्पेक्ट इन ऑल फॉर्म्स। तो ये
इतना राइज हुआ और यूनेस्को ने इसको इतना पसंद किया, तो यूनेस्को हैज प्रपोज दिस लखनवी आदाब टू बी गिवन अ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस अंडर इनटैंजिबल हेरिटेज, और वो बहुत राइज हो गया दुनिया में। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने ही गेव अ सेकुलर कॉमन कोड ऑफ ड्रेस टू द सोसाइटी। पहले हेडगियर से लोग पहचाने जाते थे, उनके खानदान पहचाने जाते थे, उनके क्लैंस पहचाने जाते थे, उनके रीजन्स पहचाने जाते थे, उनके स्टेटस पहचाने जाते थे। उन्होंने एक सेकुलर कॉमन कोड ऑफ ड्रेस दिया इन द फॉर्म ऑफ अंगरखा एंड दिस तो पल्ली टोपी। तो जमाने में शीरी जबान तो थी ही, आदाब व तस्लीमात सब बजा ला रहे हैं और एक लिबास में है, खालिस लखनवी थे, ये पता ही नहीं चलता था ये कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है। यहाँ पे जो अदब सीखने के लिए लोग तवाइफों के कोठों पे जाया करते थे, तो ये कहाँ पे होते थे और इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ज्यादातर मरकज जो था इनका तो चौक था जी। गोल दरवाजे से आप अंदर जाइए तो उनके कोठे कोठे हुआ करते थे, और मुख्तलिफ मकामात पर भी थे, अमीनाबाद में भी थे, मौलवीगंज की तरफ भी थे, लेकिन जो मरकज था वो चौक था। और यहाँ पर तवाइफों के कोठे उमराजान तक, यहाँ हैदर हुसैन का जो फाटक है जी, इसमें उस गली में उनका ऊपर मकान भी था और वो कोठा भी कह लीजिए। अब वो कोठे ऐसे होते थे कि वहाँ बदकारियां तो होती नहीं थी, तो उस जमाने की तवाइफें जो थी वो फौश भी नहीं होती थी। उनके जो लिबास होते थे वो भी पिशवास पहने हुए और बड़ा दुपट्टा ओढ़े हुए। आप उनका चेहरा देख लीजिए, उनके ये गट्टों कलाई से पंजे देख लीजिए, गट्टों से उनके पैर के पंजे देख लीजिए, तो बाकी वो ढकी छुपी होती थी। उनके अंदाज जो थे वो जाहिर है कि वो एक्सप्रेसिव होते थे और उसी में वो लुभाती थी और उसी में अपनी जो भी ठुमरी गा रही हैं, जो कुछ कर रही हैं, वो उन्हीं से अपनी अभिनय से अदा होता था। तो सब बारीकियां थी, फन की, हुनर की, इससे लोग महसूस होते थे और वो दिल बहलाने के लिए जाते थे। यही तरीके थे उस जमाने के। और उन्होंने एक सेकुलर कॉमन कोड ऑफ सैल्यूटेशन दिया सोसाइटी को। पहले अगर मुसलमान है उन्होंने कहा अस्सलाम अलैकुम, उनका वालेकुम अस्सलाम, ये भी एक मोड ऑफ सैल्यूटेशन है। उनका नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, ये भी एक कोड है, मोड भी है। लेकिन इससे जाहिर होता है कि फला शख्स एक खास मजहब से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मजहब से इंसान को सोसाइटी में, मुआशरे में जुदा किया और अदब से जोड़ा, जिससे यह आदाब बना। शुक्रिया। अच्छा, ये जितनी भी चीजें रखी हुई सब उसी वक्त की नवाबी दौर की हैं? पुरानी। जी।